नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 के लेक्चर्स चल रहे हैं और यह लेक्चर नंबर आपका 13 है। लेक्चर संख्या आपका 13 है, ठीक है। लेक्चर संख्या 13। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए। यात्रियों के नजरिए जो चैप्टर है आपका, इसमें जो भी अलबरूनी, इब्न बतूता, ठीक है, वर्नियर, ट्रेवेनियर, जो भी यात्री आए हुए थे मध्यकालीन भारत में, ठीक है, सल्तनत काल में और मुगल एम्पायर के टाइम, तो उन्होंने जो भी कुछ देखा है, सुना है, उसके बहुत सारी उन्होंने जो भी कुछ लिखा है, उसी का यह आपका अध्ययन है, ठीक है, यात्रियों के नजरिए में, इस चैप्टर में, ठीक है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 का आपका लेक्चर नंबर है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 का यह आपका चैप्टर है, यात्रियों के नजरिए। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट बीसीएस के लिए, केबीएस के लिए, एनबीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कोई परिचय का मोहताज नहीं है कि इसे मैं आपको किसी परीक्षा विशेष के बारे में आपको मैं इंगित करके बताऊं, ठीक है। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी है 8318397276। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे, पेटीएम नंबर यही है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा 1499 रुपए का, अगर आप लोग को कोर्स ज्वाइन करना है तो, ठीक है। कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 8318397276 है। और पूरा कंप्लीट कोर्स एनसीईआरटी का 1499 में है। बीपीएससी टीआरई 3.0, टीजीटी, पीजीटी का कंप्लीट कोर्स भी आपका 1499 रुपए में है। जो लोग भी इच्छुक हैं वो लोग मैसेज कर सकते हैं। और आप लोग को नोट्स और टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, वीडियो सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेंगे। तो यह लेक्चर नंबर 13 है, ठीक है, 13। ये हम लोगों ने कुछ देख लिया हुआ था इस चैप्टर में। किताबुल हिंद के बारे में हमने पूरी जानकारी आप लोग को दे दी थी। इब्न बतूता ने दास प्रथा के बारे में जो वर्णन किया है वो भी मैंने आप लोग को बताया है इसमें। इब्न बतूता किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। सती प्रथा की जो विभत्स घटना वर्नियर ने लाहौर में देखी थी, उस घटना के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दिया हूं। वर्नियर के का भी परिचय भी हमने आप लोगों को कराया हुआ है कि यह मुगल बादशाह शाहजहां के समय में आया था। शाहजहां के उत्तरार्ध के समय में जब पोस्ट टाइम, जब शाहजहां के बाकी पुत्र उत्तराधिकार के युद्ध के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, उस समय वर्नियर आया हुआ था। उसने मुगल साम्राज्य में जो शाहजहां के पुत्र थे उनके उत्तराधिकार के युद्ध का भी वर्णन किया है वर्नियर ने। वर्नियर पेशे से जो था, पेशे से आपका यह डॉक्टर था, वर्नियर चिकित्सक। अब हम देखेंगे रिहला। ये रिहला क्या भैया? रिहला से क्या समझते हैं? रिहला जो है बुक है भाई, ये पुस्तक है। रिहला जो है पुस्तक है। किसका पुस्तक है ये? इस बुक को किसने लिखा है? तो इब्न बतूता ने लिखा है। इब्न बतूता के बारे में आपको बता दूं, यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और यह मोरक्को का यात्री था। यहाँ पर इब्न बतूता है, ये फिगर में मैं आप लोग को बताया हूँ, यह इब्न बतूता है। इसका नाम इब्न बतूता है और यह अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है मोरक्को से यह आया था इब्न बतूता। और उसने भारत में जो भी कुछ देखा सुना, उसने एक पुस्तक लिखी थी रिहला, उसके बारे में आपका है। तो देखिए, इब्न बतूता का रिहला तुगलक कालीन, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल, उस समय के प्रमुख नगरों, इमारतों, रीति रिवाजों, डाक व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, सामाजिक स्थिति, संचार व्यवस्था के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। पहली बात तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आता है, ठीक है। तो इब्न बतूता जब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था था, उसके बारे में इस पुस्तक में आप लोग को मिलेगा, जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ उस समय का जो भी रीति रिवाज, परंपराएं थी, उस समय जिस प्रकार का इमारत या नगरों की व्यवस्था जैसी थी, नगरी प्रणाली जैसी थी, उसके बारे में वर्णन रिहला में मिलता है। देखिए, अपनी पुस्तक रिहला में इब्न बतूता ने सती प्रथा का वर्णन किया है। सती प्रथा का वर्णन किया है। दास प्रथा का भी विशेष रूप से वर्णन रिहला में इब्न बतूता ने किया है। 14वीं सदी में आता है। कुल मिलाकर कब आता है? 1335 में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यहाँ पर आता है दास प्रथा, ठीक है। और इस पुस्तक में रिहला में मैंने बताया ना, रीति रिवाज, परंपरा, डाक व्यवस्था, जो सल्तनत काल की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, डाक व्यवस्था मतलब जो भी सामान हुआ, छोटा मोटा सामान हुआ, या फिर जो भी सूचनाएं हैं, विशेष रूप से डाक व्यवस्था में सूचनाएं ही होती थी, प्रशासनिक प्रणाली की सूचनाएं होती थी, इंफॉर्मेशन होता था जो बहुत जल्दी
जल्दी राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो रिहला में इसकी भी जानकारी मिलती है। देखिए रिहला में इसके अलावा उसने अपने विवरण में भारतीय फसलों के बारे में बताया है। ठीक है, फलों के बारे में बताया है, अनाज के बारे में बताया है। ठीक है, उसने अपनी भारत यात्रा के क्रम में जो भी कुछ देखा है, सुना है, ठीक है, उसने उसके बारे में बताया है। वह भारतीय डाक व्यवस्था से अत्यंत प्रभावित था। अब देखिए डाक व्यवस्था के बारे में, देखिए रिहला में उसने दो से बाकी रीति रिवाज, परंपरा, इमारत, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था भारत में कैसी थी, सब तो बताया है, लेकिन कुछ चीजें रिहला में मिलती हैं। डाक व्यवस्था मतलब सल्तनत काल में जो डाक व्यवस्था थी, सूचनाएं कैसे शीघ्र राज्य में भेजी जाती थी, प्रेषित की जाती थी, उसका वर्णन, डाक व्यवस्था का वर्णन रिहला में देखने को मिलता है। साथ ही साथ दास प्रथा का वर्णन विशेष रूप से रिहला में देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारतीय डाक व्यवस्था से वह अत्यंत प्रभावित था, इसलिए उसने अपने विवरण में तत्कालीन संचार प्रणाली और डाक व्यवस्था का विस्तार रूप से वर्णन किया है। अब हम अल-बरूनी के बारे में देख लेंगे। अल-बरूनी का परिचय, यह आपका अल-बरूनी है, देख रहे हैं, और यह आपका अल-बरूनी, यह किसके समय में आया था, तो गजनवी के समय में आया था, और यह गजनवी का दरबारी था। अल-बरूनी विद्वान व्यक्ति था, यहाँ तक कि देखिए अल-बरूनी वह व्यक्ति था जिसका संस्कृत में भी कमांड था, संस्कृत भी यह बहुत अच्छा जानता था। ठीक है, और यह मोहम्मद गजनवी का दरबारी था अल-बरूनी। तो अल-बरूनी का पूरा नाम जो है अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद था। इसका जन्म मध्य एशिया स्थित उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में 973 ईस्वी में हुआ था। उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में 973 में इसका जन्म होता है, और यह मूल रूप से क्या था, ईरानी था मूल रूप से। ठीक है, और गजनवी का दरबारी था। गजनवी के बहुत सारे दरबारी थे, अल-बरूनी, कुतुबी, फारूकी, फिरदौसी, ये सभी मोहम्मद गजनवी के दरबारी लोग थे। आरंभ में ख्वारिज़्म के मैमुनीद वंश के शासकों के संरक्षण में रहा, बहुत सारे शासकों के संरक्षण में रहा है, तो यह ख्वारिज़्म में मैमुनीद वंश के शासकों के संरक्षण में रहा, लेकिन बाद में मोहम्मद गजनवी के संरक्षण में आ गया ये। तो इसी के बारे में देखें, आप लोग को बता दें, यह कई भाषाओं का ज्ञान था इसके, यहाँ तक कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, वेद, ब्राह्मण, आर्य, उपनिषद, उसकी भी जानकारी इसने प्राप्त की थी अल-बरूनी ने। देखिए अल-बरूनी के बारे में, वह संस्कृत, हिब्रू, सीरियाई, अरबी, फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। ठीक है, उसका अधिकांश समय गजनी में ही व्यतीत हुआ, क्योंकि वह गजनी के दरबार में रहता था। ठीक है, और गजनी में रहते हुए उसने भारतीय भाषा, संस्कृत, ज्ञान विज्ञान, भारतीय ज्ञान विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, धर्म और दर्शन का अरबी भाषा में अनुवाद पढ़ा। ठीक है, और यही रहते हुए अल-बरूनी की भारत के प्रति रुचि का विकास हुआ। मतलब वह जब गजनी में रहता था अल-बरूनी, तो उसने भारतीय ज्ञान विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, धर्म और दर्शन का अध्ययन किया था, अरबी अनुवाद पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद उसकी रुचि जागृत हुई कि वह भारत के बारे में जाने। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा यहाँ पर परिचय अल-बरूनी के बारे में भी है कि अल-बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न बिन अहमद अल-बरूनी था। इसका जन्म जो होता है 15 सितंबर 973 को होता है, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी जन्मभूमि जो होती है ये ख्वारिज़्म में होती है, पारसिया में, मतलब ईरानी था मूल रूप से, ईरान को पारसिया भी बोलते हैं। ठीक है, पारसिया के ख्वारिज़्म में इसका जन्म होता है। मृत्यु जो होती है 13 दिसंबर 1048 को होती है, बहुत जरूरी नहीं है, जन्म मृत्यु इतने बड़े महान व्यक्ति नहीं थे कि जन्म और मृत्यु की एक तारीख को याद करना जरूरी है। अगर आप जन्म और मृत्यु की तारीख बस याद करते रहेंगे ऐसे वैसे लोगों को, तो फिर खत्म होने वाला है। ठीक है, बस महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वह देखना है। ठीक है, अफगानिस्तान की गजनी में हम मर गया। मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए किताबुल हिंद, तहकीके हिंद, दो रचनाएं इसकी मुख्य थी, किताबुल हिंद और तहकीके हिंद। ठीक है, जो इसकी अल-बरूनी की किताबुल हिंद है, ये किस भाषा में है, तो देखिए पहली बात यह अरबी भाषा में है। किताबुल हिंद जो है अरबी भाषा में है, मैंने आपको पहले भी बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक, अरबी भाषा में है। अल-बरूनी की कमांड जो थी वह अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत भाषा में थी। ठीक है, ये विद्वान और लेखक था, विद्वान लेखक था। अल-बरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। कौन कहता है जानकार, ये पश्चिमी पाश्चात्य जो राइटर हैं वह कहते हैं। ठीक है, उन लोगों के अनुसार यह भारतीय इतिहास का पहला जानकार था, ऐसे ऐसे जानकार चले गए। ठीक है, यह उन लोगों की लाइन है। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करते हैं, और जब वह अपने बताइए, करते, गलत हो गया भैया, करता है,
ना नीचे इंसान था, इसको क्या क्यों सम्मान दिया जाए। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है, तब वह अपने साथ अलबरूनी को भारत में लाता है और भारत में रहते हुए उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। कौन? अलबरूनी ने क्या किया? संस्कृत भाषा सीखी, दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया और उसी के आधार पर उसने किताबुल हिंद, देखिए अलबरूनी किस विद्वान व्यक्ति था, विद्वान का सम्मान होना चाहिए। मैंने मोहम्मद गजनवी के बारे में कहा था, ठीक है, आक्रमण करते हैं, ठीक है, विद्वान कोई भी हो, विद्वान हर जगह पूजे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए किताबुल हिंद तहकीके हिंद नामक पुस्तक की रचना अरबी भाषा में किसने किया था? अलबरूनी ने किया था। भारत में कुछ सालों तक रहने के बाद वह पुनः गजनी वापस लौट जाता है अलबरूनी, और अपने शेष जीवन गजनी में ही व्यतीत करता है। 75 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें बहुत कुछ इसके बारे में नहीं, लेकिन इसकी 2 पुस्तकें जो हैं, किताबुल हिंद तहकीके हिंद किस भाषा में है? अरबी भाषा में। ऐसी पुस्तक थी। मोहम्मद गजनवी का दरबारी था और ख्वारिज में मतलब पारसिया में, मतलब ईरान में ख्वारिज में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु जो हुई थी गजनी अफगानिस्तान में हुई थी। यह चीजें ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। अलबरूनी के विचार बहुत सारे विषयों पे थे, भारतीय रीति रिवाज, परंपरा, सामाजिक व्यवस्था। तो अलबरूनी ने भारत वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। अलबरूनी की पुस्तक में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बारे में भी विस्तार से देखने को मिलता है। तो इसे भी देख लेते हैं कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है। देखिए, अरबी लेखक अलबरूनी ने भारत के विषय में अपनी पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीके हिंद में भारत की सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज, भारतीय खान पान, भारतीय लोग कैसे खाते पीते थे, वेशभूषा, उत्सव, त्योहार आदि के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अपनी पुस्तक किताबुल हिंद के 9वें अध्याय में अलबरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था पर विस्तार से वर्णन किया है। 9वां अध्याय ध्यान रखिएगा। और कुल कितना अध्याय था? 80 अध्याय था। मैंने बताया है कि किताबुल हिंद में 80 अध्याय हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में बताया हूँ आप लोग को। अलबरूनी के अनुसार भारतीय समाज जो है 4 भागों में बटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। इन चारों में ब्राह्मण जो है सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। इन चारों में ब्राह्मण जो है सर्वश्रेष्ठ है और इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से हुई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के कंधे और हाथ से हुई है, जबकि वैश्य की उत्पत्ति जंघे से हुई है। इसलिए समाज में ब्राह्मणों के बाद क्षत्रियों का और बाद में वैश्यों का स्थान आता है। समाज के सबसे निचले स्थान पर शूद्र आते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के पैर से हुई है। प्रत्येक वर्ण जाति और उपजाति में बटा हुआ है, मतलब प्रत्येक वर्ण जो है अनेक जातियों में बटा हुआ है और अनेक जातियां जो है कई उपजातियों में बटी हुई हैं। मतलब भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करते हुए अलबरूनी ने यह बातें लिखी थी। अलबरूनी ने अंत्यज के बारे में बताया है। ये जो अंत्यज है ना, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से भी निम्न कोटि के हैं। अलबरूनी ने जो वर्गीकरण किया है उसके अनुसार। तो अंत्यज के बारे में इसने क्या कहा है? वर्ण और जाति व्यवस्था के बाहर भी सामाजिक समूह थे जिन्हें अलबरूनी अंत्यज कहता है। अंत्यज, ठीक है, अंत्यज कहता है। और उनकी स्थिति के बारे में बताते हुए अलबरूनी कहता है कि उसकी स्थिति शूद्रों से भी नीचे थी। यह जो अंत्यज जो थे ना, शूद्रों से भी नीचे थे। अब बताइए, शूद्रों से नीचे इनको किसने बनाया? शूद्रों ने ही शूद्रों से नीचे बना दिया भैया। शूद्रों ने ही इनको अंत्यज बना दिया कि भैया तुम भी मुझसे नीचे हो, ठीक है। शूद्रों अगर शामिल करना चाहते तो शामिल करते ना, इनको अलग कैटेगरी में क्यों रखते? तो शूद्रों ने ही इनको अलग कैटेगरी में रख दिया, मतलब शूद्रों से भी इन्हें नीचा माना जाने लगा अंत्यज को, ठीक है। और जो अंत्यज जो होते थे ये कितनी जातियों में बटे हुए थे? 8 जातियों में बटे हुए थे। इनकी 8 जातियां थी, जिसमें थे दुनिया। देखिए यह चीजें फैक्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से भी नीचे जो थी अंत्यज जातियां थी, ठीक है। और अंत्यज जातियां जो थी कितने भागों में बटी हुई थी? 8 जातियों में बटी हुई थी। यह 8 जातियों के नाम भी ध्यान रखिएगा: धुनिया, मोची, मदारी, टोकरी और ढाल बनाने वाले, ठीक है, नाविक और मछली पकड़ने वाले और आखेट करने वाले एवं जुलाहे। यह 8 जातियां थी जो अंत्यज में आती थी। इन जातियों के नाम ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। अंत्यजों से भी खराब स्थिति, गंदा काम करने वाले लोगों का था। इसके अंतर्गत देखिए, अब अंत्यज से भी नीचे के लोग थे, ठीक है। अब इसमें कौन थे? हादी, डोम, चंडाल, बददू, ठीक है। ये चारों देखिए 4 जातियां थी। अंत्यज से भी नीचे काम करने वाले लोग थे जो 4 भागों में बटे हुए थे, सामाजिक वर्ग के थे। और इनकी स्थिति अछूतों के समान थी। इन्हें सामान्यतः शूद्र पिता, अब जो अंतर से भी नीचे थे वह उनकी उत्पत्ति कैसी हुई थी? शूद्र पिता और ब्राह्मण माता की जो अवैध संतान होती थी वह कौन क्या कही जाती थी? उन्हें चांडाल कहा जाता था, उन्हें डोम कहा जाता था, वो हादी या बजदू, ये सब शब्द उनके लिए था, ठीक है। इनका अन्य वर्गों और जाति के लोगों से सामाजिक संपर्क नहीं होता था। किसी भी अन्य वर्ग या अन्य जाति के लोगों से इनका सामाजिक संबंध
नहीं था। तो यह देख सकते हैं अंतज में 8 जातियां और अंतज से भी नीचे यह 4 लोग थे। ठीक है, यह बातें हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूँ डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था सल्तनत काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी और डाक व्यवस्था का वर्णन किसने किया है भैया? इब्न बतूता ने किया है। इब्न बतूता ने विस्तार से डाक व्यवस्था का वर्णन किया है। मतलब सल्तनत काल में डाक व्यवस्था कैसी थी। डाक व्यवस्था जानते ही ना है, सूचनाएं या सामानों का क्या है, क्या करना, प्रेषण करना। ठीक है, प्रेषित करना। ठीक है, अब दिल्ली से कोई सामान आता है या कोई सूचना आती है, कैसे आती है? मान लीजिए अगर कुरियर के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस से आती है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? डाक व्यवस्था बोलेंगे। तो डाक व्यवस्था जो था सल्तनत काल में भी था। इब्न बतूता भारत की संचार प्रणाली से अत्यधिक प्रभावित था। उसने इसका उल्लेख संचार की एक अनोखी प्रणाली के रूप में किया है। उसने अपना यात्रा वृत्तांत में बताया है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। मैं आपको बता दूं भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन, भारत की डाक व्यवस्था की प्रशंसा इब्न बतूता ने क्यों किया, अब आपको जानकर हैरानी होगी। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ अगर कोई चिट्ठी आपने दिल्ली से लिखा, ठीक है, दिल्ली से लखनऊ लिखा, ठीक है, अगर वह आपका स्पीड पोस्ट नहीं है तो कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएगा भैया। 4 से 5 दिन लग जाएगा अगर स्पीड पोस्ट नहीं है। मुझे जहां तक लग रहा है इतना लग जाता होगा। ठीक है, 5-6 दिन लग सकता है या 2-3-4 दिन तो लग सकता है अगर स्पीड पोस्ट नहीं है, मुझे जहां तक आइडिया है। ठीक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय में भी 4 से 5 दिन में सूचनाएं या फिर जो सामान होते थे वो पहुंच जाते थे। ठीक है, डाक व्यवस्था के जरिए। यहाँ तक कि पैदल डाक व्यवस्था के जरिए 5 दिन में आपका सूचनाएं या जो भी कुछ होता था वो पहुंच जाता था, इंफॉर्मेशन पहुंचता था। ठीक है, 5 दिन में पैदल डाक व्यवस्था के तहत। तो कैसे संभव था ये बताऊंगा। और डाक व्यवस्था जो था 2 प्रकार का था, एक अश्व डाक व्यवस्था, एक पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था में क्या होता था, घुड़सवार पहुंचाते थे डाक, और पैदल डाक व्यवस्था में केवल कोई आदमी पहुंचाता था। ठीक है, कोई सैनिक, मान लीजिए कोई सैनिक पहुंचाता था इसे, और भी दौड़ते हुए पहुंचाता था। आप सोचिए कैसे दौड़ते हुए पहुंचाता होगा, पैदल डाक कैसे चलते होंगे, इसके बारे में बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, देखिए अश्व डाक व्यवस्था में क्या था। अश्व डाक व्यवस्था जो थी, अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता है। अश्व डाक व्यवस्था के लिए क्या कहा जाता है, कौन से शब्द हैं? उलूक। अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहते थे, जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होते थे। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक ही व्यक्ति घुड़सवार करेगा, ऐसी बात नहीं है। हर 4 मील पर एक घुड़सवार होता था। उसके बाद वो घुड़सवार और घोड़े वहीं पर छोड़ दिए जाते थे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया जाता था। फिर दूसरा घुड़सवार उसी इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता था और 4 मील तक। फिर उसके बाद, क्योंकि मान लीजिए जब कम दूरी किसी को तय करनी है तो बहुत ही एनर्जी के साथ तय करेगा, जल्दी तय करेगा। ठीक है, तो हर 4 मील तक ही होता था। ठीक है, जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होता था अश्व डाक व्यवस्था। ठीक है, अब पैदल डाक व्यवस्था में क्या था। पैदल डाक व्यवस्था में देखिए मैंने बताया ना, अश्व डाक व्यवस्था को के लिए कौन सा टर्म है, उलूक, उसे उलूक कहा जाता था। और पैदल डाक व्यवस्था में जो टर्म यूज किया जाता था उसे दावा कहा जाता था, दावा। यहाँ पर देखेंगे पैदल डाक व्यवस्था में प्रति मील, 1 मील में 3 पड़ाव होते थे। प्रति मील में 1 मील में 3 पड़ाव होते थे, मतलब 1 मील दूरी पर 3 पड़ाव होते थे, मतलब 3 बार रुकना होता था। ठीक है, जिसे कहा जाता था दावा। ठीक है, यह 1 मील का 1/3 होता था। 1 मील का 1/3 होगा, 1 पड़ाव। ठीक है, उसे दावा कहा जाता था। यह हर तीन मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता था जिसमें लोग कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार बैठते थे। मतलब हर 3 मील पर क्या होता था, एक गांव होता था और वहां पर लोग कार्य करने तैयार होते थे। मतलब कि एक पैदल डाक लेकर जो जा रहा है 3 मील के बाद वह डाक वहां पर जो तैयार व्यक्ति होता था उसको दे दिया जाता था और वह 3 मील तक लेकर जाता था। यह बस यही पैदल डाक व्यवस्था वाली सिस्टम थी। तो पढ़कर मैं आप लोग बता रहा हूँ। इनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी और एक छड़ी होती थी। 2 हाथ लंबी और एक छड़ी होती थी। 2 हाथ लंबी एक छड़ी होती थी। जब संदेश वाहक शहर से यात्रा करना प्रारंभ करता था तो एक हाथ में पत्र और दूसरे हाथ में घंटियां वाली छड़ी लिए वो अपना क्षमता अनुसार तेजी से भागता था। ठीक है, क्योंकि दूरी कम ही तय करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद वह जो दूसरे को सुपुर्द कर देना है। तो मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज सुनकर तैयार हो जाते थे। ठीक है, और जैसे ही संदेश वाहक उनके पास पहुंचता उनमें से कोई एक पत्र ले लेता और वह छड़ी हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता था। ठीक है, मतलब रुकना नहीं है, तुरंत किसी को देना है फिर वह दौड़ेगा। ठीक है,
जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता तब तक यह पत्र अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाता, जब तक यह प्रक्रिया चलती रहती थी। मतलब यह आपका हर 3 मील पर एक व्यक्ति दौड़ता था, ठीक है, ऐसे करके इसे दावा कहते थे। तो देखिए, संचार की अनूठी प्रणाली में व्यापार, वाणिज्य और संबंधी गतिविधियों को काफी प्रोत्साहन मिला। इस व्यवस्था को कुशलता का अनुमान हम इससे लगा सकते हैं कि इसके द्वारा गुप्तचरों की खबरें सिंध से, अब देखिए सिंध जो आपका पाकिस्तान में सिंध है, ठीक है, सिंध से दिल्ली तक केवल 5 दिन में पहुंच जाती थी। ठीक, कोई गुप्तचरी वाली बातें होती थी जो प्रशासनिक प्रणाली के जरिए प्रशासन में सुदृढ़ता लाने के लिए प्रशासनिक कोई इंफॉर्मेशन होता था तो सिंध से दिल्ली तक केवल 5 दिन में पहुंच जाता था, जबकि सिंध से दिल्ली तक यात्रा करने में 50 दिन का समय लगता है। ठीक है, उस समय लगता था। अगर कोई यात्रा कर रहा है वैसे ही टहलते घूमते धीरे धीरे चलकर तो 50 दिन का समय लगता था, लेकिन केवल सूचनाएं जो पैदल डाक के जरिए जाती थी केवल 5 दिन में ही पहुंच जाती थी, क्योंकि वह दौड़ते हुए पहुंच जाते थे। ठीक है, और कम ही दूरी उनको तय करनी होती थी, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को मिल जाती थी, तो वह भी पूरे मतलब कि जोश में वह व्यक्ति दौड़ता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको दौड़ना है 500 मीटर दौड़ना है तो आप बहुत तेज आप दौड़ेंगे। ठीक है, ऐसे अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत और समस्याएं, तो यहाँ पर ये है कि अलबरूनी ने जो यात्रा वृत्तांत किया, अलबरूनी का जो यात्रा वृत्तांत है, मतलब यात्रा वृत्तांत क्या होता है? देखिए, यात्रा अलग चीज है, यात्रा वृत्तांत अलग चीज है। जब हम यात्रा करते हैं और अपने यात्रा में जो भी कुछ अनूठी बातें हैं उसे हम लिखते हैं अपने पुस्तक में, मतलब उसे हम लिखते हैं तो उसे वृत्तांत कहा जाता है, उसकी कहानी यात्रा संस्मरण है। ठीक है, तो अलबरूनी का जो यात्रा संस्मरण था उसमें उसको लिखने में क्या समस्याएं उत्पन्न हुई थी, यात्रा वृत्तांत लिखने में उसे क्या समस्याएं उत्पन्न हुई थी, ये है। ठीक है, तो देखिए अपनी पुस्तक के प्रथम अध्याय में अलबरूनी उन बाधाओं का उल्लेख करता है जो उसे भारत की यात्रा वृत्तांत लिखने में करना पड़ा। कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई जब वह यात्रा वृत्तांत लिख रहा था भारत का? ठीक है, सबसे बड़ी बात तो वह भाषा संबंधी अवरोध। ठीक है, भारत जो है विविधता है, भारत देश में अनेक भाषा अनेक जाति के लोग हैं, तो भाषा संबंधी अवरोध भी अलबरूनी के लिए था। ठीक है, भाषा संबंधी समस्याएं। तो देखिए, अलबरूनी के अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी इतनी अलग थी कि विचारों और सिद्धांतों का एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना एक कठिन कार्य था। ठीक है, तो संस्कृत, अरबी और फारसी ये अलग अलग भाषाएं थी और सबका मीनिंग अलग अलग होता था, तो अनुवाद करना भी उसके लिए काफी कठिन था। ठीक है, अब किसी भाषा में किसी शब्द का अलग मतलब है, किसी भाषा में किसी शब्द का अलग मतलब है। ठीक है, तो भाषा संबंधी अवरोध को भी झेलना पड़ा था अलबरूनी को। फिर देखिए, स्थानीय लोगों में अलगाव की भावना थी। तो देखिए, दूसरा अवरोध स्थानीय लोगों की स्वाभिमान और अलगाव की भावना विद्यमान थी। ठीक है, स्थानीय जो लोग थे अलग थलग थे। ठीक है, और स्वाभिमान भी था उनके अंदर अपने कुल की मर्यादा के लिए। जैसा कि हमने बताया था कि अलबरूनी कहा करता था राजपूतों के बारे में कि राजपूत जो हैं दंभी हैं, अहंकारी हैं, वह मान कर चलते हैं कि उनके धर्म के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, उनकी जात के समान दूसरा कोई जाति नहीं है, उनके क्षेत्र और भाषा रंग नस्ल के अलावा दूसरा कोई क्षेत्र भाषा रंग नस्ल नहीं है। वह न तो किसी को कुछ सीखना चाहते, किसी से न कुछ सिखाना चाहते हैं और न किसी से कुछ सीखना चाहते हैं। तो उसने राजपूतों के दम्भ को यहाँ पर बताया था। तो स्थानीय लोगों में अलगाव की वाद की भावना थी। दूसरा अवरोध स्थानीय लोगों के स्वाभिमान और अलगाववाद की भावना विद्यमान थी। वे अपने अपरिचितों और यात्रियों से बात करने या अपने विचारों को प्रकट करना नहीं चाहते थे, यही बात थी। अलबरूनी में अगर वो किसी से कुछ पूछता था तो उसे कोई जवाब नहीं देता था। ठीक है, इसकी वजह से वह अपने यात्रा वृत्तांत में बहुत सारी कठिनाई का भी सामना करना पड़ा उसको। फिर देखिए, तीसरा क्या बाधा था? तीसरी बाधा जो थी धार्मिक दशा थी। तीसरा अवरोध धार्मिक दशा एवं प्रथाओं की भिन्नता से संबंधित है। विदेशियों को जो हिंदू हैं म्लेच्छ कहते थे, तो जितनी भी धार्मिक ग्रंथ है उसको म्लेच्छ ही कहा गया है विदेशियों को। ठीक है, उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखने का निषेध मानते थे। अन्य धर्मावलंबियों के लिए उनके द्वार सदा बंद रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने पर धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो धार्मिक दशा भी थी। रीति रिवाज एवं मान्यताओं में भिन्नता, मतलब भारत के जो लोग हैं उनके रीति रिवाज और मान्यताओं में भिन्नता है, जिसकी वजह से उसे यात्रा वृत्तांत लिखने में कठिनाई हुई। तो भाई कैसे कठिनाई हो रही है? और अगर भारत में रीति रिवाज और मान्यताओं में भिन्नता है तो देखिए, भारतीय अपने रीति रिवाज एवं मान्यताओं को श्रेष्ठ मानते हैं। यहाँ के रीति रिवाज और मान्यताएं इतनी कठोर हैं कि अलबरूनी को अपनी यात्रा वृत्तांत लिखने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत के लोग हमारे नाम से, हमारे वस्त्रों से और हमारी रीतियों और व्यवहारों से डरते थे।
मतलब अल-बरूनी ने ये कहा कि भारत के लोग जो हैं हमारे नाम से डरते हैं। अरे भाई डरेंगे क्यों नहीं डरेंगे भाई, क्यों नहीं डरेंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी आक्रमणकारी आए, चाहे मोहम्मद बिन कासिम आया, अल-बरूनी आया, मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गजनवी आया, न जाने कितने लोगों का रक्त बहाया, कितने राजवंश उसने समाप्त कर दिया, जनधन की अपार क्षति हुई। तो भारतीयों के अंदर एक डर और एक घृणा की भावना विदेशियों के लिए तो बैठी गई थी। तो अल-बरूनी वही लिखता है कि भारत के लोग हमारे नाम से और हमारे वस्त्रों से, हमारी रीतियों और व्यवहारों से डरते थे और हमें शैतान की औलाद बताकर हमारे कार्य को सभी कामों के विरुद्ध बताते थे। अगर हमारा कोई काम अच्छा काम भी होता था तो उसको सभी कामों के विरुद्ध बताते थे जिन्हें वे अच्छा और उचित मानते थे, ठीक है। तो यह बातें उसने कही है, मतलब यह आपका अल-बरूनी की यात्रा वृत्तांत में ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई थी लिखने में, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है। यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। और 1499 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं आप लोग। कंप्लीट कोर्स जो है वो आपका 1499 रुपये का है। इसमें आप लोग को नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेंगे। जो भी लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोग।